हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल आनंद एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पुलिस ऑपरेटर की फ़िज़िक्स की, जहां पे हम आपको 3 चैप्टर कवर करा चुके हैं। पहला चैप्टर है मात्रक और मापन वाला, और दूसरा और तीसरा जो क्लास है, 2 क्लासें सदिश और अदिश राशियों पे हो चुकी हैं। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बल और गति के नियम, और हमारा क्लास नंबर है 4। ठीक है, हम यहाँ पर चर्चा करके आपको बताएंगे कि बल क्या है और बल से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही साथ हम न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले तो बल क्या है बल की डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या तो कर सकता है या कर देता है। ठीक है, अब हम कर देता, इसका मतलब क्या है सर? कर देता है का मतलब ये है कि हमने डस्टर को उठाया, धक्का दे दिया, वो हो गया। और मे भी कभी कभी ऐसी चीज़ें जैसे दीवार को धक्का मार रहे हैं तो दीवार क्या हो रही, क्या नहीं, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर भी सकता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, चूँकि बल बराबर सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इंग्लिश में अगर चाहो तो F बराबर हो जाएगा ma, F फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। ठीक है, F बराबर ma। अगर हम इसके मात्रक, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सूत्र क्या हो जाएगा? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं इसके अगर मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, देखो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका एक SI मात्रक और होता है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चा? न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम समझ गए, और डेफिनेशन के बाद में हमने ये कहा कि बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का हमने सूत्र लिखा, फिर हमने बल का क्या लिखा? मात्रक लिखा, और हम ये जानते हैं कि इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। यानी इतना सी बात अब हम समझ चुके हैं। अब हम करेंगे चर्चा बल के प्रकार की। बल के प्रकार, देखिए प्रकृति में बहुत सारे प्रकार के बल होते हैं, बहुत सारे प्रकार बल होते हैं। हम सारे प्रकारों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। जैसे हमने ये कहा कि पहला जो है, पहला कौन सा बल है? पहला गुरुत्व बल है। पहला कौन सा बल है? गुरुत्व बल है। दूसरा क्या हो सकता है? चुंबकीय बल हो सकता है। क्या हो सकता है? चुंबकीय बल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? फिर उन्होंने कहा घर्षण बल हो सकता है, ये भी तो आ जाएगा। अब घर्षण बल, फिर विद्युत बल, फिर नाभिकीय बल, ठीक है, इस प्रकार से। गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल ये है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा तुम्हारा? गुरुत्व बल हो जाएगा। चुंबकीय बल क्या है? चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल हो जाएगा। अच्छा, घर्षण बल क्या होगा? जब कोई वस्तु गति करती है किसी भी सतह पर तो उनके संपर्क सतहों के बीच में एक विरोधी बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल। यानी दो संपर्क तलों के बीच, दो संपर्क तलों के बीच, दो संपर्क तलों के बीच लगने वाला विरोधी बल, ठीक है। और आगे विद्युत बल, विद्युत द्वारा उत्पन्न बल, विद्युत द्वारा उत्पन्न बल। और अगला है नाभिकीय बल, नाभिकों के आकर्षण द्वारा लगने वाला बल, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे और भी बल हो सकते हैं हमारे, जैसे पेशीय बल हो जाएगा। पेशीय बल क्या हो जाएगा? जैसे पेशीय बल तो ये है कि हमारे द्वारा, हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेशीय बल बोलेंगे, ठीक है। तो पेशीय बल भी यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लिख लो पेशीय बल, पेशीय बल ये क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव, धक्का या खींचें तब लगने वाला बल, इस प्रकार से, ठीक है। गुरुत्व बल पृथ्वी के द्वारा लगेगा, चुंबकीय बल चुंबक द्वारा लगेगा, उसके बाद घर्षण बल जब हम किसी दो सतह को लेके उसके आपस में जब उनके संपर्क तलों के बीच में उनकी गति कराते हैं तो उनकी संपर्क तलों के बीच में एक विरोधी बल उत्पन्न होने लगता है जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। विद्युत बल क्या है? जब तुम जानते हो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो जब वो धारा जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं विरोध जरूर होगा, तो कुछ बल लगाएगी, कुल बल जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत बल। उसके बाद नाभिकीय बल, प्रत्येक वस्तु जो है परमाणु से मिलकर बनी हुई है, अब परमाणु है तो उसमें नाभिक भी होंगे, तो नाभिकीय बल जो है वो नाभिकों के द्वारा आकर्षण बल जो है सबसे जो प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रबल बल जो है वो हमारा कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। इसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर अगर इस चीज़ को पहले आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं इस बात को। पेशीय बल तक लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब एक स्टार डाल के लिखेंगे पॉइंट। प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल नाभिकीय बल है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल नाभिकीय बल है। प्रकृति में सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल है ना। यानी नाभिकीय बलों को ही हम क्या, वो सबसे प्रबल बल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दुर्बल बल की अगर हम बात करें, दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है।
गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, प्रबल बल, नाभिकीय बल, दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप सभी लोग दोनों। बन लीनियर है, इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो बल हो गया। बल के साथ ही साथ में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में। न्यूटन, जिनका नाम अच्छे से जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन, इनका अस्तित्व सन 1642 में आया, जब हमें पता चला कि हाँ कि पृथ्वी पे ग्रेविटेशन है ना। इन्होंने अपना एक नियम दिया। जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार से क्या था क्या नहीं था। अभी सिर्फ हम जो है टॉपिक वाइज पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ। ठीक है, तो अब हम डालेंगे गति के नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? गति के नियम। ठीक है, न्यूटन ने गति से संबंधित तीन प्रकार के नियम दिए। तीन प्रकार के कितने दिए नियम? तीन नियम दिए। तीन प्रकार के नियम दिए और उसमें से प्रथम नियम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। ओके, प्रथम नियम। बच्चा, प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम ये बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक सर? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में जब तक रहेगी तब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। एक तो ये तो स्टेटमेंट विरामावस्था के लिए हो गया, तो इन्होंने गति की अवस्था के लिए भी एक स्टेटमेंट दिया होगा। या गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो तब तक गति की अवस्था में रहेगी, तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, यानी ये है कि अगर हम विरामावस्था में हैं तो हम विरामावस्था में ही रहेंगे जब तक कि हम अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी अंदर से जनरेट होती है। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये डेस्टर जो है, अगर इस डेस्टर को हमने रख दिया तो वो डेस्टर तब तक विरामावस्था में रहेगा। कब तक सर रहेगा? जब तक इस पर कोई बाह्य बल, हवा बाहरी तो है, कोई अन्य व्यक्ति इसको उठाएगा या कहीं से धक्का लगा इसको तो होगा तो वो बाह्य बल ही। तो जब तक इस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, इसे हम जड़त्व भी कहते हैं, है ना। यानी कि प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब जड़त्व क्या है इसको भी समझना ज़रूरी है। जड़त्व इनर्शिया इंग्लिश होता,
जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है बच्चा? जड़त्व कहलाती है। और जड़त्व फिर कितने प्रकार के हो गए? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विराम का जड़त्व, दूसरा नंबर गति का जड़त्व, और तीसरा नंबर है दिशा का जड़त्व। पहला नंबर क्या है? विराम का जड़त्व, मतलब विराम में होने का विरोध करेगी। विराम में है तो वो ये चाहेगी विराम में ही रहे, क्यों उसका विरोध करेगी? अगर गति में है तो अगर वो जा रही है तो वो गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध। और दूसरा दिशा, अगर वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में रहने की कोशिश करेगी। तो हर एक वस्तु के अंदर ये गुण मौजूद होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो मे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पहला कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 2 कि बताओ जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि न्यूटन के कितने नियम थे? तो उन्होंने कहा न्यूटन के 3 नियम थे। ठीक है, इस तरीके से यही चीज़ें समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भैया। ठीक है। अच्छा, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम क्या है? गुरुकुल आनंद एकेडमी। ठीक है। जो भी कंपटीशन संबंधी आपको क्लासें लेनी है या आपकी मैथ संबंधी, रीजनिंग संबंधी जो भी त्रुटियाँ हैं उनको आपको दूर करना है, तो आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें और वहाँ जाके अपनी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि ये गुरुकुल परिवार चीज़ों को पढ़ाता नहीं, चीज़ों को सिखाता है। ठीक है। हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किस चीज़ को अटेम्प्ट करें, क्या नहीं करें। ओके, तो इसलिए चैनल को क्या कर लें, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आगे हम चलते हैं द्वितीय नियम। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्वितीय नियम। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? देखिए, दूसरा नियम जो बल का है, न्यूटन का गति विषयक जो दूसरा नियम है वो है कि संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाह्य बल के कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल F, और यहाँ लगता है एक्सटर्नल। ठीक है। संवेग परिवर्तन की जो दर है ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। किसका निशान है?
अनुक्रमानुपाती, इसको हम समानुपाती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समानुपाती, एक ही चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिपोर्शनल, एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पक्ष को तुमने बढ़ाया तो ये वाला पक्ष भी बढ़ेगा, और अगर इस पक्ष को तुमने कम किया तो ये वाला पक्ष भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम प्रिपोर्शनल का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग परिवर्तन का मतलब है कि संवेग में परिवर्तन, और कोई भी परिवर्तन होगा तो वो समय के सापेक्ष ही तो होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? दर। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी का मतलब ये है, डेल्टा पी का मतलब है P2 माइनस P1, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। डेल्टा पी का मतलब ये है। डेल्टा टी हमारा समय अंतराल है। एफ एक्सटर्नल, ये एफ एक्स टी लिखा हुआ है, एफ ई एक्स टी है ना, इसका मतलब ई एक्स टी आर एन ए एल। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, बाहर से ही तो बल लगाओगे तभी तो किसी चीज़ में बदलाव होने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी। तो इस तरीके से जब हम इस समीकरण को और अन्य सॉल्व करते हैं तब हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, और रिज़ल्ट मिलता है F बराबर ma, यानी ये एक समीकरण है, ये जो है गति के द्वितीय समीकरण का, द्वितीय नियम का एक समीकरण है, उसका सबसे सॉल्व्ड जो है रूप है F बराबर ma। F बराबर ma मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। चलिए मैं डाल दें, देखिए आगे तीसरा नियम, थर्ड लॉ, तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या है? इस नियम को सबसे पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत, सदैव समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर हमने, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और हमने जो है इस ऑब्जेक्ट पर बल लगाया F1, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमको बल लगाएगा F21, ठीक है। F12 का मतलब ये है कि ये एक वस्तु है जिसका नाम है 2 और ये एक वस्तु है जिसका नाम है 1, तो ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर जितना बल लगाएगी उतनी ही पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। अगर हम इस डस्टर को अपनी तरफ से अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, इस वाइट बोर्ड को, तो ये बोर्ड भी हमको उतना ही धक्का दे रहा है, तभी चीज़ें बैलेंस में हैं। न्यूटन का ये नियम हर एक जगह यूज़ हो सकता है। अब इसका उदाहरण जैसे घोड़ा जो है जिस दौड़ से आगे जा रहा है, उसकी गाड़ी भी उसको उतनी ही ज़ोर से आगे की तरफ खींच रही है। जैसे अगर हम किसी नाव में हैं और फिर उस नाव से अगर हम किनारे पर कूदने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो नाव है वो पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि हम नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तभी नाव हमको आगे की तरफ धक्का देती है, जिसके फलस्वरूप हम आगे चलते हैं। चलने में भी न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ होता है कि अगर हम जितने वेग से पृथ्वी को धक्का देते हैं, पृथ्वी उतने ही वेग से पीछे वाले पैर को धक्का देती है, जिसके फलस्वरूप हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, उदाहरण अगर देख लें तो घोड़े द्वारा
घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना बच्चा। और क्या हो जाएगा, बहुत सारे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पे बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी उतनी ही वेग से, उतने ही समान दिशा में हमारे ऊपर भी बल लगाती है। इसी नियम को हम न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, और यही हमारा थर्ड नियम भी है। इस तरीके से घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, फिर नाव से नदी या समुद्र के किनारे पर कूदना, कूदने से वह पीछे चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है। ठीक है, पहला हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको तीनों न्यूटन के नियम समझा दिए। पहला नियम ये जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरे नियम में संवेग में परिवर्तन होता है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। अब एक दो टॉपिक और हैं, जैसे संवेग अभी नाम यूज़ हुआ है, संवेग क्या है, तो संवेग के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। संवेग को हम इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। संवेग है क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से, इंग्लिश तो मोमेंटम होती है लेकिन हम प्रदर्शित काय से करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छी बात है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यानी संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ये हमारी हो जाएगा। अगर हम इसके मात्रक की चर्चा करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए, मात्रक निकालना बहुत सिंपल होता है। मैंने आपको मूल राशियां पढ़ाई हैं, उन मूल राशियों में जो मात्रक हैं भाई आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। अगर जिसने वो क्लास नहीं देखी है, जो भी अभी नया वीडियो इसको देख रहा है, तो वो हमारी पहली वाली क्लास जो हम 3 क्लासें कर चुके हैं, उन तीनों क्लासों को देख ले जाके। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और फिर मीटर, फिर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा संवेग हो गया, ये यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा mv, संवेग हो गया। वैसे ही आवेग भी हो जाएगा, आवेग। ठीक है, आवेग क्या है कि हम अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो वस्तु का इम्पैक्ट जो है कितने समय अंतराल में है, यानी बल व समयांतराल का गुणनफल, बल व समय अंतराल का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। कैसे, I बराबर F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, I बराबर F इंटू डेल्टा टी। I क्या है बच्चा, I है सर आवेग है, और ये F क्या है, बल है, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। किस समय अंतराल में आपने किसी वस्तु पर बल लगाया है वो उसका क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। मात्रक की बात करें तो न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और फिर सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन, सेकेंड मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि बल क्या होता है, बल के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने आपको न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम बताए, उन तीनों नियम को हमने पढ़ा।
इसके बावजूद भी अगर तुम्हारा लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट में डाल देंगे कि सर ये वाला टॉपिक रह गया या ये पढ़ाना बाकी है, या ये जो पढ़ाया हुआ टॉपिक में कोई चीज़ तुमको नहीं समझ में आई है तो उस टॉपिक को हम दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप चैनल में डाल देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे इसी समय 5 बजे आपके सामने एक नई क्लास लेकर आएंगे जो इसके बाद का अगला क्लास है। तब तक के लिए गुड नाइट।